नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस और 5 बजे की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं स्वाति रायना। सेबी की मच अवेटेड बोर्ड बैठक हुई और जैसा कि कहा जा रहा था तमाम मुद्दों पर आज बातचीत हुई, बड़े ऐलान हुए। खास तौर पर रिटेल निवेशकों और मार्केट के हित में आज बड़े ऐलान किए गए हैं। म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए निवेश सस्ता किया है, साथ ही अल्गो ट्रेडिंग के नियमों में भी बदलाव किए हैं। क्या बड़े ऐलान किए गए वो देखिए। लिस्टेड कंपनियों में डायरेक्टर सीमा 10 से घटाकर 8। सेबी ने अल्गो ट्रेडिंग की बेहतरी के लिए बदलाव किए हैं और डिफॉल्टर कंपनियों में ट्रेडिंग पर रोक के लिए सुझाव मांगे हैं। कुछ बड़े ऐलानों में से ये हम आपको पॉइंटर्स बता रहे हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करना सस्ता हुआ है। Took decision relates to measures for strengthening algorithmic trading framework. There was a consultation paper which was in fact taken out in August 2016. It has been in public domain for some time and there has been a lot of discussion on this subject, algo trading and also co-location issues. So some of the important salient features of the decisions taken for these regulations are stock exchanges to introduce shared co-location services. This would reduce cost for brokers and address concerns of unequal access. Tick-by-tick data feed to be provided free of charge by stock exchanges. Algo orders beyond plus minus 0.75 of last traded price would attract penalty under order to trade ratio framework, that is some sort of a congestion tax. To amend the regulatory provision permitting charges of additional expenses up to 20 basis point on daily net assets of mutual fund schemes. So this has been decided to be reduced to 5%. That is 5 basis point, 0.5%. So this will reduce the cost of investing in mutual funds by the investors. तो ये कुछ बड़े बदलाव जो कि आज सेबी की बोर्ड बैठक के बाद बड़े ऐलान किए गए। मेरे सहयोगी ब्रजेश इस वक्त इस पूरी मीटिंग को जो कवर कर रहे थे और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, ऑन सिमिलर लाइंस हम कह सकते हैं, एक्सपेक्टेड लाइंस आज जो हम कल से भी और एक दो दिन से बात कर रहे थे कि आज बोर्ड बैठक में क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं। खासतौर पर डिफॉल्टर कंपनियों पर जो ट्रेडिंग पर रोक के लिए सुझाव मांगे गए हैं, ये एक मेन पॉइंट निकलकर इस पूरी मीटिंग में और बैठक में सामने आया है। अब आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है इसमें? अब बिल्कुल जो इस तरह जो कंपनियां आईबीसी में गई हुई हैं उस पर जो है चूँकि मल्टीपल एजेंसीज और पार्टीज और इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं, इस वजह से सेबी अपनी तरफ से कोई एक अचानक नियम नहीं लाना चाहता। इसलिए वो चाहता है कि इस पर एक कंसल्टेशन पेपर लाया जाए और जो सभी संबंधित पक्ष हैं उनकी राय ली जाए और उसके बाद कोई नियम बनाया जाए। तो इस पर इमीडिएटली कुछ नहीं किया गया है, लेकिन हाँ, ऐसी कंपनियों के लिए जो है नियमों में क्या क्या बदलाव होने चाहिए सेबी के नियमों के तहत, तो उसकी एक कंसल्टेशन की जो प्रक्रिया है वो जल्दी ही शुरू होगी। तो एक तो ये अहम बात हुई। दूसरी जो अहम बात है आज के सेबी के बोर्ड बैठक में, वो अहम है कि जो इक्विटी डेरिवेटिव के जो सौदे होते हैं उन पर फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा को फिजिकल सेटलमेंट किया जाए, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस का वॉल्यूम जो है वो कैश के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। और कई बार ये होता है कि जो रिटेल निवेशक हैं जो इसकी जटिलता को बहुत नहीं समझते, वो भी मोटी कमाई के लालच में आ जाते हैं या उनको ले आया जाता है और घाटा होने की स्थिति में बहुत ज़्यादा उनकी देनदारी बन जाती है और इस वजह से उन्हें कई बार उनका मार्केट से मोह भंग हो जाता है। सेबी उसे ठीक करना चाहती है। इसके लिए एक जो पैमाना भी तय किया जा रहा है वो ये है कि एफ&ओ के लिए मार्केट वाइड पोजीशन की जो लिमिट है वो मौजूदा 300 करोड़ के मुकाबले 500 करोड़ की जाएगी। वही कंपनियां फिर एफ&ओ में आ पाएंगी। और इसके अलावा जो निवेशक हैं जो इसमें एफ&ओ में सौदे करना चाहते हैं उनके लिए भी कोई एक इनकम टैक्स रिटर्न के आधार पर उनकी कितनी आमदनी है और ऐसे लोग ही जो है इस तरह के एफ&ओ के सौदों में आए हैं, इसकी भी आगे के लिए रूपरेखा जो है तैयार करने पर चर्चा की गई है और इसका एक प्लान जो है सेबी तय करना चाहता है। और एक और अहम बात जो है वो म्यूचुअल फंड के निवेशकों के लिए है कि जो एग्जिट लोड के बदले म्यूचुअल फंड कंपनियां जो है 20 बीपीएस चार्ज करती थी एडिशनल एक्सपेंस के तौर पे, तो उसको जो है घटा करके 5 बेसिस पॉइंट किया गया है। तो वो म्यूचुअल फंड के जो निवेशक हैं उनके लिए एक फायदे की बात है इसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल। विजय हमारे साथ बने रहिए। कुछ एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा से इस पर कमेंट लेते हैं। अजय, जो सेबी की बोर्ड बैठक में बड़े अब ऐलान हुए हैं, खासतौर पर डिफॉल्टर कंपनियों में ट्रेडिंग पर रोक के लिए सुझाव मांगे गए हैं,
साथ ही एफएनओ ट्रेडिंग के नियमों में बदलाव की बात, वहीं अल्गो ट्रेडिंग के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। इन तमाम ऐलानों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, थोड़ा और स्टडी करना पड़ेगा, बट ओवरऑल जो उम्मीद थी कि बैंक्रप्सी कोड में अभी क्या हो रहा है स्वाति के, ये जो कंपनियां आईबीसी में जा रही हैं, हम देख रहे हैं उनके भी शेयर प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। हम आपके माध्यम से बोलते रहे हैं कि निवेशकों को सचेत रहना है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर और सब शेयर होल्डर्स का इक्विटी काफी एक्सटिंग्विश हो सकता है, काफी इक्विटी कम किया जाएगा जब ये सेटलमेंट होगा, क्योंकि लेंडर्स भी हेयर कट लेंगे और इक्विटी निवेशक भी हेयर कट लेंगे इन कंपनीज पे। तो इसमें हमें उम्मीद थी कि कुछ ऐलान किया जाएगा, बट अभी कंसल्टेशन की बात हुई है तो और कुछ महीने बाद चलेगी। दूसरा है जो एफ&ओ में इक्विटी डेरिवेटिव्स की बात की गई है, अब वो मार्केट को काफी हद तक लिक्विडिटी प्रदान करता है, और जैसे आपने भी कहा कि अगर 30,000 करोड़ का दिन का कैश मार्केट का टर्नओवर है और आपका 6 लाख से 15 लाख करोड़ का एफ&ओ मार्केट में टर्नओवर है, तो आप देख सकते हैं कि स्केल का टर्नओवर है। अगर इसमें रिटेल निवेशकों को इनकम के जरिए बैन किया जाएगा या फिजिकल सेटलमेंट में फोर्स किया जाएगा, वॉल्यूम्स घटेंगी और वॉल्यूम्स ऑफशोर चली जाएंगी। देखिए, पहले भी हम देख रहे थे SGX निफ्टी में लगभग 50% वॉल्यूम चली गई थी, वो अब सरकार ने पकड़ा है बंद करवा के उनको फीस, बट वो फिर गिफ्ट सिटी में जब शुरू हो जाएगा तो लोग फिर गिफ्ट सिटी में वॉल्यूम चली जाएंगे, और हमारे मार्केट में हम देख सकते हैं फिर कि इंडेक्सेस और कुछ चुनिंदा आप लीजिए टॉप 30 से 50 शेयर्स के आगे, फिर आपके वॉल्यूम्स बहुत घट जाएंगे अगर आप रिटेल निवेशकों को इस तरह से बैन करेंगे। ऑलराइट, अजय सर हमारे साथ बने रहे, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ जयंत गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं, फॉर्मर ईडी हैं सेबी के। बड़े ऐलान यहाँ पर सर यहाँ पर किए गए हैं, स्पेशली डिफॉल्टर कंपनियों में ट्रेडिंग पर रोक के लिए जो सुझाव मांगे गए हैं सर, ये आप समझना चाहेंगे, इससे क्या आपको लगता है कि आईबीसी के प्रोसेस में तेजी आएगी, प्रोसेस जटिल होगा या सिंपल होगा हो जाएगा इससे? देखिए, जैसा कि बग्गा साहब ने बोला, ये जो ट्रेडिंग की बात है, ट्रेडिंग से आईबीसी के रिजोल्यूशन प्लान में ना तेजी आएगी ना धीमा होगा, इससे उसका कोई लिंक नहीं है। यहाँ तो सिर्फ बात हो रही है कि जो कंपनियां अगर आईबीसी प्रोसेस में हैं तो क्या उन कंपनियों की ट्रेडिंग अलाउ होनी चाहिए या नहीं अलाउ होनी चाहिए। तो इसमें दो व्यू आते हैं, एक आता है कि अलाउ नहीं होनी चाहिए और एक आता है अलाउ होनी चाहिए, क्योंकि हर आदमी के अलग अलग अपने व्यू पॉइंट हैं। तो इसके लिए सेबी ने एक तरफा डिसीजन ना लेते हुए उन्होंने एक कंसल्टेशन पेपर का डिसाइड किया, और कंसल्टेशन पेपर आएगा और बेस्ड ऑन पब्लिक की क्या फीडबैक होती है और सेबी अपने बोर्ड डिसाइड करेगा। तो इसमें आईबीसी के रिजोल्यूशन प्रोसेस की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरा सर, कुछ और जो अहम फैसले लिए गए, जैसे कि एफएनओ ट्रेडिंग के नियमों में बदलाव किया गया है, इसको कैसे समझे सर? देखिए, ऐसा है, बग्गा साहब ने जैसे बताया, मैं आपको बता रहा हूं कि सेबी जो है वो जो मार्केट से फीडबैक मिलता है, जो पार्टिसिपेंट का फीडबैक होता है, जो इन्वेस्टर का फीडबैक होता है, चाहे कंप्लेंट होती है या उनका रेगुलेटरी असेसमेंट होता है, उसके बेसिस पे वो समय समय पे बदलाव करते थे, क्योंकि कोई भी नियम एक कुतुब मीनार की तरह स्टेबल नहीं होता है। हर नियम में बदलाव की जरूरत होती है, समय की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, यूजर्स की वजह से। तो जो भी इन्होंने नियम लिया है वो इसमें नियम में उनको ये लगा है कि ये इससे लिक्विडिटी में फर्क आएगा, इन्वेस्टर के लिए इंफॉर्मेशन सही होगी, इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन सही होगा। तो उस तहत जितने भी इन्होंने डिसीजन लिए हैं सेबी ने, वो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही डिसीजन है। और यहाँ पे मैं एक चीज पे बग्गा साहब बोल रहे थे कि जो डेरिवेटिव है इसमें जो रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे रिटेल इन्वेस्टर के लिए, तो इससे कई नुकसान होंगे। तो मैं इसमें बोल रहा हूं कि देखिए, सेबी जो होगा, सेबी इसको ये सिर्फ नहीं देखता है कि लिक्विडिटी का क्या नुकसान है, सेबी ये देखता है कि हमारे इन्वेस्टर को क्या नुकसान है। और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत बार केस में ऐसा होता है कि जो इन्वेस्टर डेरिवेटिव में ट्रेड करता है, उसको डेरिवेटिव के बारे में बिल्कुल ABCD कुछ नहीं मालूम होती, वो लोगों के कहने पे करता है। और इसमें सेबी मना नहीं कर रहा है, सेबी बोल रहा है कि जो इन्वेस्टर जिनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी हो,
वही पार्टिसिपेट करें। और इसमें जैसे बग्गा साहब ने बोला है कि जो डेरिवेटिव में 10 से 15 लाख करोड़ के करीब का टर्नओवर रोज होता है, Right, sir. उसमें जो रिटेल इन्वेस्टर का टर्नओवर होता है वो 20 से 25% होता है, जैसा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था। और 20-25 करोड़ में भी जरूरी नहीं है कि सारे के सारे इन्वेस्टर बाहर चले जाएं, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर जो होंगे वो उस इनकम लिमिट में आते हैं। और आज की डेट पे ऐसा ये भी नहीं पॉसिबल है कि आप अपनी इनकम छुपा सकें, क्योंकि सारी चीजों को सब चीजें लिंक हैं। तो अगर आपका पैन नंबर है सिस्टम में तो आपकी इनकम भी सबको मालूम है। तो मैं ये सोचता हूं कि ओवरऑल हो सकता है इनिशियली थोड़ा सा लिक्विडिटी में इम्पैक्ट आए, लेकिन सेबी के लिए बहुत सारा जरूरी ये होता है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन भी जरूरी होता है, डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट भी जरूरी होता है। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस स्ट्राइक करके उन्होंने ये किया है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच जयंत गुप्ता जी और अजय बग्गा हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही ब्रजेश इस पूरी खबर पर और डिटेल में हमें अपडेट देने के लिए थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं आज की। नीरव मोदी बैंक घोटाला मामले में बड़ी खबर सामने ये है कि पंजाब नेशनल बैंक इस घोटाले में अब सभी बैंकों के नुकसान की भरपाई करेगा। पंजाब नेशनल बैंक के बोर्ड ने इसकी मंजूरी दे दी है। आपको यह भी बताएं कि इस घोटाले में बड़ा नुकसान एक्सिस बैंक और इलाहाबाद बैंक को हुआ है। चलिए मेरे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी इस पर और जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। आलोक, इस पूरी खबर में क्या और इंफॉर्मेशन आपके पास है कि किस तरीके से अब पीएनबी जो बैंकों का नुकसान है उसकी भरपाई करने का प्लान बना रहे हैं? बिल्कुल, जो हमें वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है कि पंजाब नेशनल बैंक ने एलओयू मामले में जो भी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी फ्रॉड मामले केस में जितने भी पंजाब नेशनल बैंक ने एलओयू इशू किए थे और उसके जिसके बिहार पर दूसरे बैंकों ने इन दोनों को पैसे दिए थे, इन तमाम पैसे को पंजाब नेशनल बैंक चुकाने के लिए राजी हो गया है। जो पंजाब नेशनल बोर्ड की बोर्ड मीटिंग चल रही है उसमें से जो हमें जानकारी मिली है सूत्रों के मुताबिक, उसके मुताबिक बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है कि जितने भी ड्यूज होंगे उसको इस तमाम बैंक जो एसबीआई है इसमें लेंडर, इसके अलावा इलाहाबाद बैंक है, एक्सिस बैंक है, यूको बैंक है, इन तमाम बैंकों को जो बकाया है उसको चुकाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जो हमें जानकारी मिली है कि 31 मार्च 2018 तक जितना भी बकाया एलओयू से संबंधित लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग से संबंधित मामले हैं उसको ऑनर करना शुरू कर देगा। और बड़ी बात यही है कि ये बैंकिंग के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। एक कहते हैं कि बैंकों के क्रेडिबिलिटी मेंटेन करने वाली खबर है कि पंजाब नेशनल बैंक जो कि थोड़े दिन पहले आनाकानी कर रहा था, ये कह रहा था कि इस बात की इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए कि दूसरे बैंकों के जो अधिकारी हैं कहीं वो भी तो नहीं मिले हुए थे, उनके एंड पर अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो ऐसे मामले में पैसा उन्हें वापस करना पड़ेगा। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि पंजाब नेशनल बैंक तमाम दूसरे बैंकों को पैसा चुकाने के लिए राजी हो गया था। करीब 12,500 करोड़ के आसपास का ये घोटाला था नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के मामले का, और विदेशों में तमाम बैंकों ने बड़े बैंकों ने पैसे दिए थे इन दोनों को। और अब पंजाब नेशनल बैंक इस बात को लेकर राजी हो गया है, उसके बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल हो गया है कि इन तमाम जो बकाया हैं एलओयू से संबंधित उस पैसे को वो चुकाएगा। और इसके बारे में थोड़ी देर के बाद ही जो बोर्ड की मीटिंग के बाद जो जानकारी होगी उसमें पूरा पेमेंट प्लान, कब तक इसको चुकाना है, पहले क्वार्टर में चुकाना है या फिर थोड़ा समय लगेगा, इन तमाम चीज़ों की जानकारी पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से दी जाएगी। जैसा कि पंजाब नेशनल बैंक पहले भी कह चुका है कि इस तमाम लोन के लिए उनके पास प्रोविजनिंग उनकी तैयारियां उन्होंने कर ली हैं, तो जाहिर सी बात है पंजाब नेशनल बैंक को इसको चुकाने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो बीच में थोड़ी बहुत जो दिक्कतें हो रही थी, थोड़ी पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से आनाकानी हो रही थी, अब उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया है। और जो हमें जानकारी मिल रही है कि पीएनबी के बोर्ड ने इसको अप्रूव भी कर दिया है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आलोक इस पूरी खबर पर डिटेल्ड जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं शेयर मार्केट की। कारोबार खत्म होने पर बाजार आज दिन के निचले स्तरों के करीब बंद हुआ। खराब ग्लोबल संकेतों की तर्ज पर भारतीय बाजारों की कमजोर शुरुआत हुई। हालांकि निफ्टी ने 10,100 के अहम स्तर को होल्ड जरूर किया। छोटे मझौले शेयरों की भी आज जोरदार पिटाई हुई। सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ ही बंद हुए। टेलीकॉम, मेटल, रियल्टी, पावर शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही। तो तेल गैस को छोड़कर बीएसए के सभी सेक्टर इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। कुछ और जानकारी के लिए मार्केट पर मेरे साथ मेरे सहयोगी रजत देव के जुड़ गए हैं। बताइए रजत।
जी बिल्कुल, आज दिन था मार्च एक्सपायरी का और ये इस फिस्कल की अंतिम एक्सपायरी थी। इसके बाद अब हम अप्रैल सीरीज में एंटर कर जाएंगे, लेकिन आज जिस तर्ज पे ट्रेडिंग शुरू हुई बहुत ही रेंज में कामकाज कर रहे थे। शुरुआती सत्र से ही दबाव था मार्केट पे और वो कैरी हुआ। दिन के निचले स्तर की क्लोजिंग है, 70 पॉइंट्स नीचे निफ्टी बंद हुआ। 205 अंकों का गोता लगा गया सेंसेक्स। एक्सपायरी के दिन निफ्टी बैंक कमजोर था, यहाँ पर आज गिरावट देखने को मिली थी 170 अंकों की। लेकिन जो प्रॉब्लम है मार्केट की आज, वो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स बने। इंडेक्स हैवीवेट के मुकाबले स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स ज्यादा टूट रहे थे। एडवांस डिक्लाइंस आपको बता देगा। एक स्टॉक जो सुर्खियों में था वो था फोर्टिस हेल्थ, क्योंकि ओवरनाइट जो खबर निकल के आई कि यहाँ मणिपाल हॉस्पिटल के साथ जो डील साइन की, उसके बाद एकदम से इस स्टॉक में खुलते ही आज दबाव बनता हुआ नजर आया और 13% का गोता इंट्राडे बेसिस पे फोर्टिस का शेयर झेलता हुआ नजर आ रहा था। चढ़ने वालों की सूची में आज आईटी में टेक महिंद्रा, विप्रो और साथ साथ कोल इंडिया में लेटर हाफ में खरीदारी थी। गेल में भी लगभग 2% के आसपास के रिटर्न मिले। लेकिन गिरने वाली सूची देखिए आप, भारती एयरटेल, टाटा स्टील, वेदांता, अदानी पोर्ट, इनमें 3% से ज्यादा की गिरावट आज के सेशन में बनी। चुनिंदा स्टॉक्स जहां पर एक्शन था उसमें महिंद्रा हॉलीडेज, ओबरॉय रियल्टी, रैलिस इंडिया और एबी फैशन जैसे स्टॉक्स पे मोमेंटम बनता हुआ नजर आया। लेकिन गिरावट की सूची में प्रोमिनेंट था क्वालिटी, यहाँ पर 20% लोअर सर्किट बना। इसके अलावा फोर्टिस 13% नीचे, डेल्टा कॉप, परसिस्टेंट सिस्टम्स में गिरावट देखने को मिली 11 से 15% की। मेटल स्टॉक्स का दिन नहीं था आज। टाटा स्टील, सेल और साथ साथ वेदांता, भूषण स्टील जैसे स्टॉक्स कमजोर थे। सरकारी बैंक्स इस सीरीज में लोअर लेवल पे कुछ पुल बैक देखने को मिल रहा था, लेकिन सीरीज के अंत में आते आते प्रॉफिट बुकिंग है। आईडी बैंक, साथ साथ पीएनबी, ओबीसी, कॉर्पोरेशन बैंक जैसे स्टॉक्स वीक थे। आईटी कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में राहत थी आज। एम्फेसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो और साइंट जैसे स्टॉक्स में एक पुल बैक ट्रेड बनता हुआ नजर आया। 2.5% की गिरावट इंडेक्स स्पेसिफिक इस सीरीज में मार्केट में रजिस्टर हुई है।